नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए विषय पर आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम मीडिया के सामने हेल्थ चेकअप पर ले जाने के दौरान पुलिस की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के तुरंत बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। हत्यारों को मौके पर पकड़ लिया गया और मौके पर ही उनसे पूछताछ के लिए सुरक्षित जगह पर ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। कोर्ट में भी उनको पेश किया गया। कोर्ट से पुलिस द्वारा उनकी रिमांड भी ली गई। अब इस हत्याकांड के तुरंत बाद एक पीआईएल सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक जागरूक अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा प्रस्तुत की गई और इसकी हत्याकांड की जो जांच है वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज की अध्यक्षता में एक कमेटी, इंडिपेंडेंट कमेटी के गठन की मांग की गई, जिसके द्वारा इस हत्याकांड की जांच की जाए। ना सिर्फ इस हत्याकांड की जांच की जाए बल्कि इस याचिका में 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में हुए कुल 183 एनकाउंटर की जांच की भी मांग इस कमेटी के द्वारा किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर अभी सुनवाई होना है, लेकिन प्रश्न कुछ उठते हैं, कुछ सवाल मन में आते हैं कि ऐसे हत्याकांड के तुरंत बाद इतने जागरूक लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर पीआईएल फाइल करते हैं और उन माफिया डॉन और हत्यारों के मानव अधिकारों की बात करते हैं, जिनके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे पंजीबद्ध थे, जिनके द्वारा सैकड़ों लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हत्या या तो की गई थी या किसी से करवाई गई थी या उनके द्वारा अवैध वसूली के प्रकरण लंबित थे। कई लोगों ने अपनी जमीन जायदाद ऐसे माफिया डॉन और गुंडे बदमाशों के डर से कहीं ना कहीं छोड़कर अन्यत्र बसने के लिए मजबूर हुए थे। उन लोगों के मानव अधिकारों की बात करने के लिए इतने जागरूक लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट में तब याचिका पीआईएल के तौर पर दाखिल करने के लिए क्यों नहीं गए थे? ऐसे प्रश्न उठना जायज है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं हत्या को जायज नहीं ठहराता। हत्या की जांच होना चाहिए, जिसके लिए जांच एजेंसियां अपना काम भी कर रही हैं और तुरंत मौके पर उनको पकड़ भी लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में अभी बात भी सामने आएगी, लेकिन क्या देश की जांच एजेंसियों को इसके माध्यम से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, उनको एक मौका तक न देना, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन ही पीआईएल के तौर पर खड़े हो जाना, कई सवाल में पैदा करते हैं कि कहीं ये याचिका या याचिकाकर्ता किसी ऑब्लिक मोटिव को लेकर तो पीआईएल फाइल नहीं कर रहे, सरकार को बदनाम करने के लिए या कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तो याचिका फाइल नहीं कर रहे। इनकी लोकस स्टैंडाई क्या है, इनकी भूमिका क्या है, ये किस प्रकार से किन मानव अधिकारों की बात सुप्रीम कोर्ट के आगे याचिका के माध्यम से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे याचिकाकर्ताओं की भूमिका, ऐसे याचिकाकर्ताओं का इतिहास भी टटोलने की आवश्यकता है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही जनता दल वर्सेस एचएस चौधरी के एक मामले में, अपने पूर्व के एक मामले में कुछ गाइडलाइन इशू करी गई थी कि जो पीआईएल के माध्यम से याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष आता है, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि वो किस मोटिव के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष पीआईएल फाइल करने के लिए याचिका प्रस्तुत करते हैं। उनका ऑब्लिक मोटिव तो नहीं, क्या उनका याचिका प्रस्तुत करने के पीछे किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को फायदा पहुंचाना तो नहीं है। ऐसी भूमिका की जांच होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये याचिकाकर्ता गण ऐसे याचिकाकर्तागण जो कि बात बात पर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत याचिका फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का समय कहीं ना कहीं व्यर्थ करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुल मिलाकर पूरे देश भर की न्यायालय के आगे आज 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई भी ऐसी आधारहीन याचिकाओं के कारण लंबित होती हैं और उनकी समय पर सुनवाई नहीं हो पाती हैं। कहीं ऐसे याचिकाकर्ताओं के द्वारा सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए तो याचिका प्रस्तुत नहीं की गई, ऐसी सभी भूमिकाएं भी या और प्रश्नों की जांच भी याचिकाकर्ता के द्वारा जो उठाए गए हैं उनके अलावा इनकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट को न्याय हित में करने की जरूरत है, ऐसा कहीं ना कहीं समझ में आता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के आगे यह प्रश्न अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इस पर भविष्य में सुनवाई करेगा और यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। क्योंकि वर्ष 2017 से के पूर्व क्या किसी भी प्रदेश में या यूपी में एनकाउंटर नहीं हुए? क्या उनकी जांच की भूमिका की जांच करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कभी भी कोई याचिका PIL फाइल की गई है? क्या इन सभी के प्रश्नों के जवाब भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को तलाशने होंगे याचिकाकर्ता पर की याचिका पर सुनवाई करने के पूर्व, ऐसा मुझे लगता है। मेरे मन में भी और ऐसे ही प्रश्न इस देश की आम जनता के मन में भी समय समय पर उठते हैं कि ये जो जागरूक लोग हैं वह मानव अधिकारों की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो त्वरित गति से याचिका प्रस्तुत करते हैं, उनके पास में यह डेटा, यह जानकारी, यह पैसा, यह समय और इतनी के मन में हत्यारों के लिए संवेदनाएं जो जागृत होती हैं, वो संवेदनाएं जागृत करने के पीछे कौन लोग हैं, इसकी भूमिका की जांच भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी याचिका पर सुनवाई करने के पूर्व करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं, जनता दल वर्सेस SS चौधरी के एक मामले में कई प्रश्न उठाए थे। तो दोस्तों, भविष्य में इस याचिका की सुनवाई के आधार पर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि याचिकाकर्ता की भूमिका को भी सुनवाई के पूर्व उसकी भूमिका की जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यह मामले को उसके द्वारा जो याचिका में प्रार्थना की गई है या जो रिलीफ मांगी गई है उसके अनुसार एक इंडिपेंडेंट कमेटी को जो जांच एजेंसियों से अलग है उनके पास पूरे मामले को भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस विषय पर अपने कमेंट जरूर बताएं, ताकि भविष्य में मैं आपके सामने ऐसे ही करंट इशू और कानूनी बिंदु समय समय पर लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।